हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। मेरा नाम है किशन चौबे। बहुत दिनों के बाद आप सभी से मुलाकात हो रही है क्योंकि मैं भी आपकी तरह ही इंस्टाग्राम पर लगातार रील और रील्स देख रहा था। जितने क्रेजी रील्स आ रहे थे, बस उसी को मैं भी देख रहा था, शायद आप भी देख रहे होंगे। पिछले 1 डेढ़ महीना पहले कॉकरोच जनता पार्टी बनी और इंस्टाग्राम पर ही बनी। देखते ही देखते 2-3 दिन के भीतर-भीतर उसके 22 मिलियन फॉलोवर्स हो गए, जिसके बाद जो उसको बनाने वाले थे अभिजीत दीपके, उन्होंने कहा कि युवाओं का मुद्दा हम उठाएँगे और उन्होंने सबसे पहला जो अपना कॉकरोच जनता पार्टी ने पहला मुद्दा जो उठाया, जो नीट पेपर में धांधली को लेकर। 6 जून को, अगर मैं तारीख ठीक से याद कर पा रहा हूँ तो 6 जून को शायद अभिजीत दीपके पहली बार इंडिया आते हैं, पढ़ाई करने गए हुए थे अमेरिका। वहाँ से वो आते हैं और उसके बाद फिर जंतर मंतर पर अनशन होता है। जब उनका पहला अनशन होता है दोस्तों, तो बताया जाता है कि 5-10 हजार लोग वहाँ पहुंचे हुए थे, जिसमें आधे से ज्यादा मीडिया वाले थे। मतलब ये देखने मीडिया वाले गए थे कि भाई क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है। और उसके बाद जिस तरीके से होता है ना कि कोई भी काम अगर आप अपनी जिंदगी में करते हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि आपको सफलता कम मिलेगी। उससे भी ज्यादा जरूरी चीज ये है कि आप कितना आपके अंदर पेशेंस है, कितने पेशेंस के साथ कितने लंबे समय तक आप बिना रुके उस काम को कर सकते हैं। अगर आप वो करते रहेंगे, जरूरी है कि आपको 10 दिन, 20 दिन, 50 दिन, 100 दिन में आपको सफलता न मिले, लेकिन एक न एक दिन आपके किए हुए मेहनत का फल आपको मिलेगा। और अभिजीत दीपके हों या सौरभ दास हों या आशुतोष रांका हों, इन लोगों की जो टीम है वो इतनी शानदार है कि इसके वजह से इन्होंने जो स्ट्रेटजी बनाई कि सोनम वांगचुक को हम लेके आएंगे, सोनम वांगचुक को अन्ना हजारी की तरह उनको स्टेज पर बैठाया जाएगा। और जब सोनम वांगचुक स्टेज पर बैठते हैं तो भी लोग बता रहे हैं कि दिन भर में 1000-2000 लोगों से ज्यादा जंतर मंतर में कोई नहीं आता था। लेकिन सरकार ने जो सबसे बड़ी गलती की, वो गलती ये की कि सोनम वांगचुक को उसने उठा लिया। और जैसे ही सोनम वांगचुक को उन्होंने उठाया, उसके बाद से जनता जो पहुंची है जंतर मंतर पर, और उसके बाद उन्होंने कॉल दिया हुआ था कि 20 तारीख को जिस दिन संसद का सत्र शुरू होने वाला है, उसी दिन हम संसद के लिए मार्च करेंगे। और उस दिन जिस तरीके से जबरदस्त भीड़ वहां पर पहुंचती है, उसके बाद पुलिस उनको रोकने के लिए बर्बरता के साथ लाठीचार्ज करती है, जिसमें लड़कों को तो लाठी लगती ही लगती है, लेकिन लड़कियों को जिस तरीके से मारा जाता है, वो वीडियोस जब मार्केट में वायरल होते हैं तो पूरे देश से एक ही बात निकलती है कि सरकार ने ये काम ठीक नहीं किया और देश के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना चाहिए। ये मांग बढ़ती गई, आंदोलन और बढ़ा। अभिजीत दीपके ने कहा कि हम कुछ भी हो जाए जंतर मंतर नहीं छोड़ेंगे। उधर सोनम वांगचुक हॉस्पिटल में थे, हालांकि उन्होंने अनशन अपना 4-5 दिन बाद तोड़ दिया। प्रधानमंत्री मोदी जैसे ही वो अनशन तोड़ते हैं, उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी इंस्टाग्राम पर रील बनाते हैं और बताते हैं कि हम सख्त कार्रवाई करेंगे। एक सख्त कानून हम लेके आ रहे हैं जिसमें बताया जा रहा है कि पेपर लीक अगर कोई करता है और दोष सिद्ध हो जाता है कोर्ट में, तो उसको 10 साल की सजा और 10 करोड़ का जुर्माना देना पड़ेगा। वो कल यानी सोमवार को संसद में पेश होने वाला है, वो पास हो जाएगा, सभी लोग उसको पास करवा देंगे। इसमें कहीं कोई, हमें नहीं लगता कोई दिक्कत आने वाली। लेकिन ये जो सजा का प्रावधान 10 साल किया गया है, मुझे लगता है 10 साल से बढ़ाकर इसको या तो 14 साल या फिर इसको सीधे उम्र कैद कर देना चाहिए, क्योंकि कोई भी व्यक्ति अगर पेपर लीक करता है तो उससे सिर्फ एक व्यक्ति की जिंदगी खराब नहीं होती, बल्कि लाखों करोड़ों बच्चों के भविष्य खराब हो जाते हैं। इसलिए इसे और सशक्त बनाने की जरूरत है। पार्लियामेंट में गया है, पार्लियामेंट में हमारे पढ़े लिखे और जनता के वोटों से चुने हुए जो सांसद गए हुए हैं, वो इस पर ज्यादा बेहतर अपनी राय रख पाएंगे। लेकिन अगर मेरा इंडिपेंडेंट माना जाए तो या तो उम्र कैद करनी चाहिए, अगर आप उम्र कैद नहीं करना चाहते हैं तो आप उसको 14 साल तो कम से कम करिए, 10 साल तो मुझे लगता है कम होगा। बहरहाल प्रधानमंत्री मोदी इसकी घोषणा करते हैं और अधिकारियों को सस्पेंड किया जाता है। इतना दिन तक अधिकारियों को सस्पेंड नहीं किया गया, इतना बवंडर हुआ तब जाके 47 अधिकारियों को सस्पेंड किया गया। शिक्षा विभाग के जो प्रमुख सचिव थे, यानी जो पूरा डिपार्टमेंट के हेड होते हैं, उनको सरकार हटाती है, किसी दूसरे शख्स को बनाती है। लेकिन लड़के या लड़कियां, हमारे देश के युवा
नहीं मान रहे थे और इंस्टाग्राम पे जिस तरीके से सरकार को गालियां दी जा रही थी, उसको लेकर सरकार को ये बात समझ में आ गया था कि मामला हाथ से बाहर निकल गया है। अगर हम अभी धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं देंगे तो आने वाले वक्त में, लंबे वक्त में हमें इसका बहुत बड़ा घाटा सहना पड़ेगा। आने वाले वक्त में ये कहा जाएगा कि देश के युवा जंतर मंतर पर जब प्रोटेस्ट कर रहे थे तो उनको मारा गया, उनके वो अपने हक मांग रहे थे तो उनको जिस बर्बरता के साथ मारा गया, और जो मुद्दे वो लेके गए थे ये सरकार सुन नहीं रही है। डेमोक्रेसी की बात हो रही थी, तमाम तरीके की बातें हो रही थी। सरकार को समझ में आ गया कि अब कुछ भी हो जाए हमें झुकना ही पड़ेगा और अंतोगत्वा सरकार के मंत्री को इस्तीफा देना पड़ता है। जी हाँ, धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ता है। आपको ये बात पता ही चल गई होगी। तो धर्मेंद्र प्रधान अपना इस्तीफा देते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात अगर मैं इसमें बात करूं कि ये पूरा मामला पलटा कैसे, जो सरकार, जो राजनाथ सिंह ये बात कहते थे आज से कुछ साल पहले कि भाई ये यूपीए सरकार नहीं है, ये एनडीए सरकार है, यहाँ किसी के इस्तीफे नहीं होते हैं, ये कितनी गलत बात है। अगर कोई मंत्री, मान लीजिए मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन अगर उनके अंडर का कोई मंत्री है, जरूरी नहीं है कि उनकी पार्टी का ही हो, क्योंकि वो गठबंधन में हैं और कई पार्टियों के नेता उनके यहाँ मंत्री हैं, उनमें से अगर कोई एक व्यक्ति के डिपार्टमेंट में कुछ गड़बड़ होता है, किसी की मृत्यु होती है, कई बच्चे आत्महत्या कर लेते हैं, तो अगर उसकी जवाबदेही मांगी जाती है तो क्या जवाबदेही मांगना गलत है? क्या उसको इस्तीफा नहीं देना चाहिए? और जो परपाटी बनी हुई थी कि नहीं हम ठोक कर सरकार चलाएंगे, देखते हैं कौन क्या कर लेता है, और ये विपक्ष की तो सुनते नहीं थे ज्यादा, लेकिन जब इस देश के युवा इनके सामने खड़े हो गए तो भारत के मतलब जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर बने हैं, पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी व्यक्ति, किसी उनके मंत्री को इस तरीके से जिम्मेदारी लेनी पड़ी है और उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया है। अब बड़ा सवाल ये है कि आगे क्या होगा? क्या इससे भविष्य में कोई बहुत बड़ा सुधार हो जाएगा? क्या शिक्षा व्यवस्था बदल जाएगी? अभी इतनी जल्दी कुछ तो नहीं होने वाला, जैसा कि आप जानते ही हैं कि हमारे यहाँ सरकारी काम कितनी धीरे धीरे होता है। मगर एक जिम्मेदारी तय हुई है। ये हुआ है कि बाकी मंत्री भी अब, उनकी सिंहासन ऐसे ऐसे हिल रही है। कहा जा रहा है कि अब अगला नंबर नितिन गडकरी का आ सकता है। तो जनता जब जागरूक है तो जो मंत्री हैं वो भी कोई काम करेंगे या कोई डिसीजन लेंगे तो 10 बार पूछेंगे, विशेषज्ञों की राय लेंगे, ऑपोजिशन के लोगों से बातचीत करेंगे कि हम ये करने जा रहे हैं, क्या इसमें क्या आप क्या सुझाव देना चाहते हो? डेमोक्रेसी का मतलब यही है कि एक बड़े वर्ग ने आपको वोट दिया है, लेकिन एक उससे भी बहुत बड़े वर्ग ने आपको वोट नहीं दिया है। तो अगर आप कोई चीज करना चाहते हो तो आप वो काम करो जिससे एक बहुत बड़े वर्ग को फायदा हो, और आप सोचते हो कि नहीं हम सिर्फ अपने लोगों को ही बढ़ाएंगे, हम अपनी विचारधारा के हिसाब से ही सिर्फ काम करेंगे और जो हमें ठीक लग रहा है वो करेंगे, और कुछ गलत भी अगर हो जा रहा है तो अपनी गलती नहीं मानेंगे। ये सब चीजें जो पिछले कुछ सालों से चल रही थी, उस पर फिलहाल जेन-ज़ी हमारे देश के जो युवा हैं उन्होंने उस पर प्रतिबंध लगाया है और एक जवाबदेही की सरकार बन गई है, अब ऐसा कह सकते हैं, क्योंकि अब अगर कुछ कोई गलत करता है या कोई गलत बयानी करता है तो ये जो अभिजीत दीपके या सौरभ दास या कॉकरोच जनता पार्टी या हमारे देश का जेन-ज़ी जो है वो बख्शने वाला नहीं है। वो किसी भी राज्य का हो, किसी भी जगह का हो, अगर कोई मुद्दा बड़े लेवल पर उठता है तो उस मुद्दे पर ये लोग जरूर आगे आएंगे, क्योंकि इनकी दुकानदारी उसी से चलने वाली है। और मैं तो बड़ा खुश हूं कि जो चीजें हुई हैं बहुत अच्छी हुई हैं। आप भी अपनी राय हमें बताइएगा। कई लोग कई तरीके की बातें कर रहे हैं कि ऐसा है तो वैसा है, ये लोग तो देशद्रोही थे, इन लोगों को तो चाइना से फंड आ रहा था। तो भाई चाइनीजों की बात सरकार क्यों मानने गई? अगर सोनम वांगचुक हो या बाकी लोग, अगर ये लोग चाइना से फंड ले रहे थे या ये लोग देशद्रोही थे अभिजीत दीपके या बाकी लोग, तो इन लोगों की बात क्यों मानी सरकार? तो सरकार इन लोगों को मानी ही नहीं, इन लोगों को बाकायदा सोफे पे बैठाकर इन लोगों से बात की गई, हाथ मिलाया गया और कंधे पे हाथ रखा गया, बाकायदा मुलाकात करके समझौता पूरी बातचीत का हुआ है। और हम इस पूरे मामले से बस इतना ही कहा जा सकता है कि हमारे देश में लोकतंत्र की जीत हुई है। लोकतंत्र में जनता मालिक होती है, सरकार नहीं। सरकार ठीक है 15 सालों से चल रही है, 2024 में सरकार को बहुत बड़ा झटका जरूर लगा था, लेकिन अभी भी लोग, बहुत बड़े लोग ये चाहते हैं कि भाई बीजेपी रहे, मोदी जी रहें, सत्ता सरकार चलाएं, मगर जनता की भी सुने। बीच-बीच में अगर कोई उनको दिक्कत हो रही है किसी जनता को, तो जनता को वो सुनते रहें और सत्ता में बने रहें। बने रहने से ऐसा नहीं किसी को कोई प्रॉब्लम है, लेकिन प्रॉब्लम तब होने लगती है कि जब किसी
कोई बच्चा आत्महत्या कर रहा है, पेपर लीक पे पेपर लीक हो रहे हैं और आपसे सवाल पूछा जा रहा है तो आप उसका जवाब ही नहीं दे रहे हो, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नहीं करते हो, तो कई तरीके की बातें। और हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट बात बताना तो भूल ही गया, जो अब बताने जा रहा हूं, वो ये कि मीडिया का रोल, भाई साहब मीडिया का आने वाले वक्त में क्या होने वाला है। और अब तो आप लोगों को अगर न्यूज चाहिए तो हम जैसे छोटे क्रिएटर्स के साथ ही रहना पड़ेगा, क्योंकि हम लोगों का ये रहता है कि भले हमारी एडिटिंग अच्छी हो ना हो, हमारी आवाज अच्छी हो ना हो, लेकिन हम जो कहते हैं वो सच होता है। हम किसी का पक्ष नहीं लेने जाते। हमें ठीक सत्ता पक्ष में भी अगर कोई ठीक ठाक काम लगता है तो हम बोल देते हैं, लेकिन सत्ता पक्ष हमारा काम ये है, पत्रकारों का काम ये है कि जवाबदेही तय करना, जो गलत हो रहा है वो दिखाना, जो सही हो रहा है वो नहीं दिखाना। तो हम लोग जो गलत होता है उस पर हम आपको बताते भी हैं कि ये गलत हो रहा है, वो गलत हो रहा है। और जो हमारे सरकार के समर्थक लोग रहते हैं उनको लगता है कि तुमको गलत ही दिखाना रहता है, तुम लोग हमेशा गलत ही दिखाते हो, तुम लोग तो राहुल गांधी के आदमी हो। राहुल गांधी के अगर हम लोग होते तो राहुल गांधी क्या सरकार होती साहब। अगर राहुल गांधी को हम सभी लोग मिलकर वोट दे देते, जितने लोग वीडियो बना रहे हैं, जितने लोग सब कर रहे हैं, अगर सब लोग राहुल गांधी को पसंद करते तो आज आप सत्ता में नहीं रहते, राहुल गांधी ही रहते। अगर राहुल गांधी की सरकार ने मीडिया मैनेज कर लिया होता 2014 में तो आप सत्ता में ना आते, राहुल गांधी ही आते। लेकिन ठीक है, उन्होंने जैसा किया, उस समय घोटाले हुए थे, उस समय गलत काम हुए थे और उसका वो भोग रहे हैं। पिछले 15 सालों से वो सत्ता से बाहर हैं। लेकिन अगर हम आपको सत्ता में ले आए हैं तो आप एक तरीके से तानाशाही की राह पे मत चलिए। आप जनता की सुनते भी रहिए कभी कभार, लेकिन जिस तरीके से मीडिया पूरा सरकार के साथ रही, बाप रे बाप, 1 डेढ़ महीना तो इनकी सोनम वांगचुक और इन लोगों की तो खबर ही नहीं दिखाई गई। तो बड़ा संघर्ष चला, लेकिन अब समय ये आ गया है कि वही मीडिया चैनल्स जंतर मंतर भी जा रही है, भले गालियां सुन रही है तो क्या से जंतर मंतर जा रही है, रिपोर्ट दिखा रही है। और लेकिन आने वाले समय में जनता, मतलब जिस तरीके से मीडिया कर्मियों को बच्चों ने शेम शेम कहा, कईयों के साथ हिंसा भी हो गई और पानी फेंके गए, उनको गालियां दी गई। गलती उन रिपोर्टर्स की नहीं है बेचारों की, जो वहां जाते हैं वो तो बहुत मेहनत से पढ़ाई करके, मेहनत करके, जुगाड़ लगा के बड़े चैनल में नौकरी लेते हैं और उसके बाद उनको एक टास्क दिया जाता है कि भाई आपको यहाँ जाना है, यहाँ से ये रिपोर्ट करके लाना है। और लेकिन कई बार जो टीवी चैनल्स के मालिक होते हैं और जो एंकर्स होते हैं, आमतौर पर एंकर को भी मैं गलत नहीं बोलता, एंकर को भी लोग बहुत गलत बोलते रहते हैं, एंकर्स की भी गलती नहीं है। जो मालिक है उसको जिससे पैसा लेना है उसकी वो तारीफ में इतना ज्यादा तारीफ करवाने लगता है कि उस चक्कर में एंकर भी बदनाम हो जाते हैं, पूरी चैनल बदनाम हो जाती है। और अब तो जो ग्राउंड रिपोर्टर है, जो सबसे ज्यादा मेहनत करते हैं, जो असली पत्रकार हैं, असली पत्रकार कौन है? ग्राउंड रिपोर्टर, ना कि एंकर। एंकर का काम है कि कोई ग्राउंड रिपोर्टर उनको इनपुट दे रहा है, वहां से वो खबर चला रही हैं। तो एंकर का काम नहीं, उनका काम तो मेकअप लगाकर स्टूडियो में बैठना, लाइट, एसी सब कुछ वहां रहता है, अच्छी म्यूजिक व्यूजिक, और उनका काम बहुत लंबा भी नहीं रहता। उनको 2 घंटा 3 घंटे का काम दिया जाता है, 1 घंटे का उनका शो रहता है, 40 मिनट का शो रहता है, बस उतने में ही उनको बोल के अपना निकल जाना रहता है। मगर जो रिपोर्टर रहता है वो लंबी यात्रा करता है, उस ग्राउंड पर जाता है, वहां के लोगों को पहले समझता है, उनको अपनी बात समझाता है, फिर उनसे कहता है आप बोलेंगे क्या। उनमें से बहुत से लोग नहीं बोलते हैं, बहुत से लोग भड़क जाते हैं, कई बार डांट देते हैं। तो हजार चीजें ग्राउंड रिपोर्टर के साथ होती है। मैंने तो काम किया है ग्राउंड रिपोर्टिंग का बहुत लंबे समय तक, इससे मुझे जानकारी है किस तरीके की समस्याएं आती हैं। हालांकि मैं फिलवक्त भोपाल में रहता हूँ, भोपाल के लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत शांत किस्म के हैं। अगर आप में से कोई भोपाल का होगा या भोपाल कभी आया गया होगा तो जानता होगा। लेकिन बहुत से ऐसे इलाके हैं जहां आप जाते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में या बाकी जिनकी बोली अलग है, भाषा अलग है, जिनकी जुबान अलग है, तो कई बार ग्राउंड रिपोर्टर्स को बहुत तरीके की समस्याओं का सामना भी करना पड़ता है। मगर सारे समस्याओं से जूझते जूझते हुए वो सभी ग्राउंड रिपोर्टर्स खबर लेकर आते हैं। वो खबरें फिर एंकर्स चिल्ला चिल्ला कर उसको सुनते हैं। और कई बार सरकार के पक्ष में इतना ज्यादा ये लोग झुक जा रहे हैं कि टीवी पर विश्वास लोगों का कम हो गया है, क्योंकि जिस तरीके से हिंसा हुई उस दौरान, और वहां पर सबसे पहले पुलिस ने मारना पीटना शुरू किया और उसके बाद फिर युवा हैं, खून गर्म है, उनका भी सब्र टूटा, तो कई जगह पत्थरबाजी भी की युवाओं ने और बाकी चीजें भी हुई। मगर ओवरऑल अगर देखा जाए तो युवा शांतिपूर्वक तरीके से इस पूरे प्रोटेस्ट को चला रहे थे। और इसमें जो लड़के और लड़कियां
दोनों आगे आकर जिस तरीके से प्रोटेस्ट को लीड किया, एक दूसरे का साथ दिया, वो बहुत अच्छा लगा देख के कि खैर वो होना भी था क्योंकि वो दिल्ली है, जंतर मंतर है, वहाँ पढ़े लिखे लोग हैं, देश के सबसे पढ़े जो पढ़ने में तेज लोग रहते हैं वो जेएनयू डीयू में जिनका एडमिशन होता है, तो उनको समानता असमानता सब चीजें पता हैं कि लड़की है कोई तो उसको किस निगाह से देखना है, किस निगाह से नहीं देखना है, तो लड़की को वस्तु नहीं समझना है। तो हर किसी का एक सम्मान रहता है, एक वो समझते हैं। हमारी भी 2 लड़कियाँ दोस्त दिल्ली में रहती हैं, नौकरी करती हैं, वो हर सैटरडे संडे जाती थीं और मैं उनसे इनपुट लेता था कि कैसा है। वो बोलती थी कि किशन जैसा लग रहा है कि मेला हो, यहाँ बच्चे आ रहे हैं, बकचोदी कर रहे हैं, मज़ा ले रहे हैं, पुलिस वालों के साथ रील्स बना रहे हैं, लेकिन कोई किसी को परेशान नहीं कर रहा है। हाँ, 2-5% हो सकता है जो बदतमीज़ी कर रहे हों, लेकिन ज़्यादातर लोग यहाँ पर म्यूजिक कर रहे हैं, अलग-अलग पेंटिंग कर रहे हैं, लोगों के साथ मिल रहे हैं, बैठ रहे हैं, बात कर रहे हैं और बहुत मज़ा आ रहा है। तुम भी आ जाओ दिल्ली। हाँ, मैं नहीं जा पाया, मगर उन लोगों को बहुत मज़ा आ रहा था। तो जिस तरीके से हमने सारी चीज़ें अंदर की चीज़ें भी पता की, तो वहाँ पर शांतिपूर्वक तरीके से सब कुछ चल रहा था। हालाँकि उन लोगों का सब्र बड़ा लंबा रहा। कई लोग ये कह रहे थे जब सोनम वांगचुक का शायद 18वाँ दिन था जब उनको पुलिस उठा के ले गई, तब ये बहुत से लोगों ने कहा था कि अब छोड़ दीजिए सर, अब आप ये सरकार नहीं मानने वाली, आप पानी पी लीजिए, आप खाना खा लीजिए। लेकिन सोनम वांगचुक को भी मानना पड़ेगा और उनको हमारी तरफ से भी एक सैल्यूट है कि आप इतने लंबे समय तक देश के युवाओं के लिए बैठे और जिस तरीके से पहले तो उन्हीं को चेहरा बनाकर लोगों ने आगे किया और उन्होंने अपना वज़न बताया जा रहा है 11-12 किलो किसी व्यक्ति का वज़न घट गया और उनका चेहरा आप देखिए जब वो पहली बार उसमें आए थे और अब उनका चेहरा देखिए तो ज़मीन आसमान से लग रहा है कि उनकी 15-20 साल उम्र बढ़ गई हो, एकदम ये सब लटक-वटक गया है। तो वो देख के बेकार भी लगता है, लेकिन बंदे ने जो मेहनत की उसका फल आखिरकार मिला, सरकार को जवाबदेही माननी पड़ी। अब देखना बेहद दिलचस्प होगा कि अगला जो संसद का सत्र होने वाला यानी सोमवार से जो शुरू होगा, अब देखना होगा कि सरकार, क्योंकि अब ये गेंद सरकार के पक्ष में चली गई है। सरकार ने इस्तीफ़ा दिलवा दिया है, नए मंत्री का इस्तीफ़ा हो गया है, प्रहलाद जोशी साहब देश के नए शिक्षा मंत्री बने हैं। तो अब देखना बेहद दिलचस्प होगा किस तरीके से आगे गाड़ी बढ़ती। लेकिन अगर अब कुछ हुआ, जो सोशल मीडिया पे वायरल हुआ, सरकार के द्वारा कुछ अगर गड़बड़ियाँ हुई, तो फिर से ये कॉकरोच जनता पार्टी आगे बढ़ेगी और फिर से सरकार से जवाब मांगेगी। खैर, इस पूरे सब मसले पर आप क्या राय रखते हैं, क्या सोचते हैं? ये इंस्टाग्राम पर जो भारत में पहली बार क्रांति हुई है इतनी बड़ी, इस पर आपकी क्या राय है? हो सकता है आप मेरी कई बातों से असहमत भी हों, तो वो सारी बातें आप हमें कमेंट कर कर बताइए और मैं ऐसे ही आपके साथ जुड़ता रहूँगा, कोशिश करूँगा कि रोज़ जुड़ूँ। अगर रोज़ नहीं भी जुड़ पाता, तो हर 1-2 दिन पर आपके बीच में आऊँगा और बताऊँगा कि देश और दुनिया में क्या चल रहा है। बहुत-बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, लव यू।